लो मित्रों, आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। अगर अभी तक मेरा चैनल KDGS पॉइंट आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको यथा समय प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कि भारतीय संविधान के से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 79 के तहत। अगला तथ्य है, भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा। अगला तथ्य है कि संसद में कौन कौन शामिल है? तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण हुआ है। लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेदों के तहत किया गया है, या किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? लोकसभा के गठन के संबंध में जो प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो ये है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। अगला तथ्य है कि संविधान के मूल पाठ में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो ये की गई थी 500 सदस्य। अगला तथ्य, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो ये की गई थी 31वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला फैक्ट है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 552। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 545। कौन कौन संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो ये 7वां संविधान संशोधन तथा 31वां संविधान संशोधन ऐसे संविधान संशोधन थे जो कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी किए हुए हैं, या इनके तहत इनमें वृद्धि की गई है। किनकी? लोकसभा के सदस्यों की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। अगला तथ्य है कि अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं 2 सदस्यों को, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला तथ्य है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसे है? तो ये है राष्ट्रपति को। अगला फैक्ट है, 95वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों को आरक्षित रखने संबंधी प्रावधान कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये किया गया है सन 2020 तक के लिए, जो कि अभी 2 साल पहले हो चुका है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। अगला तथ्य है, लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो ये किया गया है मित्रों 1971 की जनगणना के आधार पर। अगला तथ्य है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक लोकसभा सदस्यों की संख्या यथावत 545 ही बनी रहेगी? ये कहा गया है 84वें संविधान संशोधन में। अगला तथ्य है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो ये होता है प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया?
तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन, जो कि सन 1989 में आया था। इसके अंतर्गत 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किसके लिए? मतदान करने की आयु के लिए। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये आपके लिए। और अगला तथ्य है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये है 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य की निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। अगला फैक्ट है, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो लाभ का पद धारण करता है या चित्त विकृत या अनुन्मोचित दिवालिया है या भारत का नागरिक नहीं है, वह संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 102(1) के तहत, अनुच्छेद 102 के एक पहले बिंदु के तहत कहा गया है। अगला तथ्य है, कोई व्यक्ति अनुच्छेद 102 के खंड 1 के अधीन उपबंधित निर्योग्यता से ग्रस्त है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति। अगला तथ्य है, संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? तो ये लेता है चुनाव आयोग की, अनुच्छेद 103 के तहत। अगला तथ्य है, कोई संसद सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो ये यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, इनमें से जो भी उस समय उपस्थित हो वही इस दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्यता के संबंध में किसी संसद के सदस्य के विषय में निर्णय लेगा कि वह योग्य है अथवा नहीं इस संसद में अपना कार्य करने के लिए। अगला तथ्य है, संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं निहित करने वाला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। अगला फैक्ट है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कितने वर्ष की सज़ा पाने पर संसद का सदस्य चुने जाने से अयोग्य हो जाता है? तो ये हो जाता है 2 वर्ष से अधिक। यदि किसी सदस्य को, संसद के सदस्य को 2 वर्ष से अधिक सज़ा हो जाती है तो वह संसद के सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अगला फैक्ट है, किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है? तो ये भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में ऐसे सदस्य का नाम होना जरूरी है। अगला फैक्ट है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष। लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्या? लोकसभा का विघटन। अगला तथ्य है, आपातकाल के लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये लोकसभा के सदस्य करते हैं। किसका चुनाव? लोकसभा के अध्यक्ष का। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं राजस्थान के ओम बिड़ला। अगला तथ्य है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। अगला फैक्ट है, जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये आपके लिए। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इन्हें भी जानें। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनको जानना आपके लिए आवश्यक है, जिसमें पहला बिंदु है, मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं और सर्वप्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, किंतु वह पारित नहीं हो सका था। अगला बिंदु है, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो बाद में भारत के राष्ट्रपति चुने गए और वो भी निर्विरोध। अगला फैक्ट है, M.A.S. आयंगर
तथा हुकुम सिंह ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। अगला फैक्ट है, मीरा कुमार पद क्रम के अनुसार 20वीं तथा व्यक्ति क्रम के अनुसार 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थीं, क्योंकि MAS आयंगर, नीलम संजीव रेड्डी, गुरदयाल ढिल्लो, बलराम जाखड़ तथा GMC बालयोगी दो बार लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। अगला तथ्य है, तात्कालिक अध्यक्ष प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य को तात्कालिक अध्यक्ष घोषित करता है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रमुख परीक्षोपयोगी तथ्य लोकसभा से संबंधित हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिसमें पहला है, लोकसभा में राज्यों द्वारा निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यह है 543। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 80 सीट लोकसभा में प्राप्त हैं। 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर तथा 42 सीटों के साथ उस समय सन 2014 के पहले आंध्र प्रदेश तथा और पश्चिम बंगाल संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर थे। 40 सीटों के साथ बिहार का स्थान चौथा है, जबकि 5वां स्थान तमिलनाडु का है, जिसकी 39 सीटें हैं कि कहाँ की, लोकसभा की। संघ शासित राज्यों में 7 सीट के साथ दिल्ली शीर्ष पर है, जिसमें नवगठित राज्यों में झारखंड को 14, छत्तीसगढ़ को 11 तथा उत्तराखंड को 5 सीटें प्राप्त हुई हैं। अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक 17 सीट पर उत्तर प्रदेश में ही आरक्षित की गई हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट को आरक्षित नहीं किया गया है। अगला तथ्य है कि निम्न 15 राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कोई स्थान आरक्षित नहीं है, यथा जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल, गोवा, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व मेघालय, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक 6 सीटें कहाँ पर हैं, तो ये है मध्य प्रदेश में। अगला तथ्य है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण कुल कितना है, तो ये 17 राज्यों में है। अगला फैक्ट है, निम्न 5 राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में से किसी के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है, तो ये कहाँ कौन से राज्य हैं, तो ये है जम्मू कश्मीर, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। फैक्ट है धन विधेयक संबंधी, तो इसमें कोई धन विधेयक या मनी बिल है अथवा नहीं, इस बात का डिसीजन कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला फैक्ट है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये है मीरा कुमार। लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व कौन भंग कर सकता है, तो ये कर सकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला फैक्ट है, लोकसभा का एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र या बैठक बुलाया जा सकता है, तो ये 2 सत्र एक वर्ष में बुलाए जा सकते हैं। किसके? लोकसभा के। लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, तो ये 6 माह का अधिकतम अंतराल हो सकता है। लोकसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, तो ये 1/10 होता है कुल सदस्य संख्या का। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। अनुच्छेद 94 में ये कहा गया है कि लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला फैक्ट है, राज्यसभा के संगठन या संरचना के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। अगला तथ्य, राज्यसभा किस का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है।
अगला फैक्ट है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये होती है 250 हो सकती है। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो ये वर्तमान में 245 सदस्य संख्या है। अगला फैक्ट है राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत यानी नॉमिनेट करते हैं? तो ये साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के क्षेत्र में जो महारत हासिल व्यक्ति होते हैं उनको, ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति भारत का। अगला तथ्य है राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो ये 233 सदस्य चुने जाते हैं। अगला फैक्ट है ऐसे कौन से 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो इसमें दिल्ली एवं पांडिचेरी के जो सदस्य हैं वो राज्य क्षेत्रों के ऐसे निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो ये इसमें प्रतिभाग करते हैं। कहाँ के? दिल्ली एवं पांडिचेरी के। यहाँ पे क्या आप जानते हैं इससे संबंधित कुछ बिंदु हैं जिनका मनन करना आवश्यक है। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम से राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ, जिसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई, जिसके सभापति उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में घोषित किया कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब राज्यसभा नाम से जाना जाएगा। ये तथ्य अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि 23 अगस्त 1954 से काउंसिल ऑफ स्टेट्स के स्थान पर अब इसे राज्यसभा के नाम से जाना जा रहा है। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को तथा बैठक इसकी 13 मई 1952 को हुई थी। अतः 13 मई सन 2002 को भारतीय संसद ने अपना स्वर्ण जयंती समारोह भी मनाया था। अगला फैक्ट है भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भारत का उपराष्ट्रपति करता है। किसकी अध्यक्षता? उच्च सदन यानी राज्यसभा की। अगला तथ्य है राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इसमें सभी भारत के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से खुले मतदान द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का मतदान। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के अनुसार किया जाता है? तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार किया जाता है। किसका चुनाव? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत है। अगला तथ्य है राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किया गया है? तो ये जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया है। न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर किसी राज्य को एक स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है? तो ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान को आवंटित किया जाता है, अलॉट किया जाता है। अगला तथ्य है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 30 वर्ष। और अगर लोकसभा का पूछता है तो 25 वर्ष। संसद का स्थायी एवं उच्च सदन कौन है? तो ये है राज्यसभा। और अगर निम्न सदन पूछा जाए तो है लोकसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह विघटित नहीं होता है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है।
उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये 31 सदस्य अपने उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। किसके सदस्य? राज्यसभा के। अगला तथ्य है, संसद के किस सदन के 2/3 सदस्य हर 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं? तो ये राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष न पढ़ करके प्रत्येक 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं, ऐसा आपको समझना है। अगला तथ्य है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाने से संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है यूरोपीय देश है आयरलैंड के संविधान से। अगला तथ्य है, राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये सेटअप हो जाओ। अगला तथ्य है, संविधान की अनुसूची में राज्यसभा के लिए आवंटित स्थानों की सूची दी गई है। संविधान की अनुसूची 4 में राज्यसभा के लिए आवंटित स्थानों की सूची दी गई है। अगला, राज्यसभा के लिए सर्वाधिक 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, जहां से 19 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। अगला फैक्ट है, 18 सदस्य आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से चुने जाते हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ तेलंगाना राज्य बन जाने से अब सदस्यों की संख्या आप अपना देख लीजिएगा अपडेट करके, और उनका स्थान संयुक्त रूप से तीसरा था उस समय। अगला तथ्य है, 16 सदस्यों के साथ बिहार तथा पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर हैं। ये राज्यसभा के सदस्यों के विषय में बात हो रही है यहाँ पर। तो ये 16 सदस्य बिहार में तथा पश्चिम बंगाल में क्रमशः चौथे स्थान पर हैं। 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश तथा गुजरात से 11 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। अगला फैक्ट है, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति भी इसे कहते हैं, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और इसे उपराष्ट्रपति की संज्ञा भी दी गई है। राज्यसभा का विघटन कोई नहीं करता है क्योंकि वह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उतने ही सदस्य चुन लिए जाते हैं। अतः राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते। अगला फैक्ट है, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति दोनों के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में से नियुक्त सदस्य सभापति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची में वर्णित विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने तथा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का विशेषाधिकार भी प्राप्त है। किसको? राज्यसभा को। अगला फैक्ट है, राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। अगला फैक्ट है, राज्यों को राज्यसभा में किस आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? तो ये राज्य की जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष होता है।
संसद के किस सदन का विश्वास प्राप्त रहने तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है? तो ये लोकसभा, इसमें हो जाएगा संसद के किस सदन का विश्वास प्राप्त रहने तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है? तो यहाँ पे लोकसभा का विश्वास, जो संसद में लोकसभा है उसका विश्वास प्राप्त करना मंत्रिपरिषद के लिए आवश्यक रहता है। यदि वो अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं और ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। अगला तथ्य है मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75 के खंड 3 के अंतर्गत उत्तरदायी बताया गया है संविधान में। संसद के एक सदन द्वारा पारित विधेयक द्वितीय सदन द्वारा कितने दिन तक अपने पास रखे रहने पर राष्ट्रपति उस पर विचार करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो ये 6 माह तक इसकी समय सीमा है। अगला फैक्ट है संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। कौन उसका अध्यक्ष? कुल कितने राज्य मिलकर राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तत्कालीन समय पर, जो सन 2014 और इसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर का ये विलय हुआ है इसमें अलग अलग, तो इसका आप अपडेट कर लीजिएगा। ये तथ्य यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। अगला तथ्य है राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला तथ्य है राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये है राज्यसभा को। अगला फैक्ट है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस प्रकार के बहुमत द्वारा लिया जाता है? तो ये उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। किसका? संयुक्त अधिवेशन का। अगला फैक्ट है किन विधेयकों को पारित करने के लिए संसद को संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता? किन विधेयकों या बिल को पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है? तो ये है धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये अनुच्छेद 109 के तहत दी गई है। किसकी प्रक्रिया? धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, आर्टिकल 109। अगला फैक्ट है राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकता है? तो ये 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है। कौन? राज्यसभा। अगला तथ्य है संविधान के कौन से 2 अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? इसमें अनुच्छेद 249 तथा अनुच्छेद 312 संविधान के 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो राज्यसभा को विशेष प्रकार के अधिकार प्रदान करते हैं, प्रदत्त करते हैं। अगला फैक्ट है अनुच्छेद 249 के तहत किसके हित में राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है? ये है राष्ट्रीय हित के विषयों पर। अगला फैक्ट है संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार कौन प्रदान करता है? तो ये करता है राज्यसभा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 312 के तहत। संसद का कौन सा सदन मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता? तो ये नहीं ला सकता राज्यसभा। किसके विरुद्ध? जो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है उसके विरुद्ध राज्यसभा संसद में प्रस्ताव नहीं ला सकता। केवल इसमें लोकसभा ऐसा प्रस्ताव ला सकती है। अगला तथ्य है किसी विधेयक पर संसद के प्रत्येक सदन में कुल कितने सदस्य होते हैं कितने वाचन होते हैं, कितने उसके बैठकें होती हैं जिनमें ये वक्तव्य रखे जाते हैं विधेयक से संबंधित?
तो ये 3 वाचन होते हैं किसी विधेयक पर संसद के प्रत्येक सदन में, 3 वाचन होते हैं। अगला तथ्य है सरकारी विधेयकों को संसद में कौन पेश करता है? तो ये सरकार का कोई मंत्री पेश करता है। किस प्रकार के विधेयकों को? सरकारी विधेयकों को, गवर्नमेंट बिल को। अगला फैक्ट है संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो मंत्री नहीं है पेश विधेयक को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? तो ये गैर सरकारी विधेयक की संज्ञा प्रदान की गई है, गैर सरकार विधेयक। अगला फैक्ट है साधारण विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कैसे विधेयक को? साधारण विधेयक को राज्यसभा या लोकसभा में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। अगला फैक्ट है किसी वाचन के दौरान प्रवर या संयुक्त प्रवर समितियों का गठन किया जाता है द्वितीय वार के दौरान। किसी विधेयक के पारित होने में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो ये प्रतिवेदन चरण यानी रिपोर्ट स्टेज एक प्रतिवेदन चरण होता है जो किसी विधेयक के पारित होने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, प्रतिवेदन चरण। संसद किस चरण में किसी विधेयक के एक एक अनुच्छेद पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करती है? तो ये करती है प्रतिवेदन के चरण में। अगला फैक्ट है किसी एक सदन में विधेयक के पारित होने की अंतिम अवस्था क्या है? तो ये है तृतीय वाचन, तीसरा वाचन जो होता है वो विधेयक के पारित होने की अंतिम अवस्था होती है, यानी तीसरी बहस जो होती है, ये कह सकते हैं। पहली बहस, दूसरी बहस और तीसरी बहस। किसी वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है तो ये तृतीय वाचन के दौरान ही कराया जाता है कि ये विधेयक पारित किया जाए या न किया जाए। अगला तथ्य है किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। अगला फैक्ट है संसद का संयुक्त अधिवेशन किसी विधेयक पर विचार के लिए कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। और अगला किसी एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन कितने दिन तक अपने पास रोक लेता है? तो राष्ट्रपति उस पर विचार के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, तो ये 6 माह तक के लिए रोक सकता है राष्ट्रपति। अगला फैक्ट है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की। अब तक कुल कितनी बार किसी विधेयक पर विचार करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो ये कुल 3 बार बुलाया गया है। पहला 1961 में, दूसरा 1978 में तथा तीसरा 2002 में बुलाया गया था। कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन के संबंध में जो बैठक हुई हैं उनका जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया कुल 3 बार बुलाया गया, 61, 78, सन 2002 में। अगला फैक्ट है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो ये अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। अगला फैक्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित किया गया है? महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। अनुच्छेद 110 के तहत संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। संविधान में धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है, उसमें उल्लिखित किया गया है। अगला फैक्ट है धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 109 के तहत किया गया है। अगला है धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसको? धन विधेयक को संसद के लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला फैक्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका निर्णय कि ये धन विधेयक है या नहीं है।
कोई बिल। अगला फैक्ट है संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन से संबंधित हैं, जिसमें पहला बिंदु है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को इस प्रकार आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र जो आने वाली है उसकी पहली बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल ना हो। इस प्रकार एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए और दोनों बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का डिफरेंस अंतर नहीं होना चाहिए। सदन का स्थगन किसी बैठक के कार्य का निलंबन है। संसद के दोनों सदनों का स्थगन उनके पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। यह कुछ मिनट, घंटे, दिन या सप्ताह के लिए हो सकता है। सदन का स्थगन किसी आवश्यक या विशेष कारण से अथवा किसी सदस्य की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए गणपूर्ति न होने पर या सदन के भीतर कार्य संचालन में अव्यवस्था होने पर किया जाता है। जब सदन को स्थगित करते समय आगामी बैठक की तिथि या समय को नहीं बताया जाता है तो इसे सदन का अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है, मान लिया जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, अंग्रेजी में इसे साइन डाई, आगामी बैठक का दिन तय किए बिना ये कहा जाता है। साइन डाई इम्पॉर्टेंट है, ये नया शब्द मिला है, साइन डाई। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी एक या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान से संसद का वर्तमान सत्र समाप्त हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि स्थगन सदन की बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है। स्थगन अध्यक्ष या सभापति का कार्य है, जबकि सत्रावसान करना राष्ट्रपति का कार्य होता है। इम्पोर्टेंट है ये। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर सकता है। विघटन से लोकसभा का वर्तमान जीवन काल समाप्त हो जाता है और नई लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा स्थायी सदन होने के कारण विघटित नहीं होती है। लोकसभा के विघटन से के प्रभाव से संबंधित यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन का लंबित विधेयकों पर निम्नलिखित प्रभाव होता है। पहला, लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह पेश हुए हों या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हों। दूसरा बिंदु है राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है समाप्त नहीं होते हैं। तीसरा, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है समाप्त हो जाएंगे, किंतु यदि उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 108 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उसे पास किया जा सकता है। अगला बिंदु है चौथा, यदि विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास सहमत के लिए भेजा गया हो तो उस पर लोकसभा के विघटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है तो नए सदन द्वारा उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। पांचवा बिंदु है लोकसभा में लंबित अन्य सभी कार्य यथा प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन, अनुदान की अनुपूरक मांगे आदि समाप्त हो जाती हैं, किंतु सदन के सत्रावसान के फलस्वरूप लंबित विधेयक या कार्य समाप्त नहीं होते हैं। यहाँ पे भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में कुछ फैक्ट हैं। अनुच्छेद 112 के खंड 3 के अनुसार भारत का संचित निधि पर भारित व्यय निम्न प्रकार है, जिसमें पहला तथ्य है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय इस पे भारित व्यय होते हैं। किस पर? संचित निधि पर। किस अनुच्छेद के तहत? 112 के खंड 3 के तहत।
तो इसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संचित निधि पर ही भारित होते हैं। भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी का व्यय, उस पर दिया जाने वाला ब्याज या उससे संबंधित व्यय, ये सभी संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला तथ्य है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पेंशन, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, इनके वेतन भत्ते राज्यों की संचित निधि से दिए जाते हैं। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन भी संचित निधि पर भारित होते हैं। किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट को लागू करने के लिए अपेक्षित व्यय भी संचित निधि पर भारित होते हैं। कोई अन्य व्यय जो संसद द्वारा भारत की संचित निधि पर भारित घोषित किया जाए, वो भी इसी पर भार प्रकट करता है, या उसका भी व्यय इसी से निकाला जाता है, किससे? संचित निधि से। अगला तथ्य है सामान्य वित्तीय विधायन में कौन कौन से चरण शामिल किए जाते हैं। तो इसमें पहला है बजट प्रस्तुतिकरण, दूसरा बजट पर चर्चा और तीसरा विनियोग एवं वित्त विधेयक पारित करना। अगला फैक्ट है वित्त विधेयक को पेश करने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है। तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश यहाँ पर आवश्यक होती है। वित्त विधेयक किन बातों में धन विधेयक के समान होता है। तो ये पहला है लोकसभा में पेश किया जाता है तथा दूसरा उसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। अगला फैक्ट है किसी वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के अंदर सदन से पारित कर दिया जाना चाहिए। तो इसमें 75 दिन के अंदर इसे पारित कर दिया जाना चाहिए किसी भी वित्त विधेयक को। अगला फैक्ट है अनुच्छेद 85 के तहत संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा संसद को विघटित करने का अधिकार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है राष्ट्रपति को। संसद के किसी सत्र का स्थगन कौन करता है। तो ये करता है लोकसभा में अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति। संसद के किसी सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच के मध्य अधिक से अधिक कितना अंतराल हो सकता है। तो ये 6 माह का अधिक से अधिक अंतराल हो सकता है। अगला फैक्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो ये अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। अनुच्छेद 368 और इसके संविधान का भाग कौन सा है। तो वो है भाग 20। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। क्या भारत में वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। अगला फैक्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट की संज्ञा भी दी गई है, के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित किया गया है, लेकिन वहाँ पर बजट शब्द नहीं दिया गया है, वहाँ पर सिर्फ वार्षिक वित्तीय विवरण ही उल्लिखित किया गया है। अगला फैक्ट है बजट संसद के समक्ष किस की अनुमति से रखा जाता है। तो ये राष्ट्रपति की अनुमति से बजट संसद के समक्ष रखा जाता है। अगला फैक्ट है भारत में कितने तरह के तथा कौन कौन से बजट पेश किए जाते हैं। तो ये 2 तरह के बजट पेश किए जाते हैं, पहला रेल बजट और दूसरा आम बजट, किंतु वर्तमान परिदृश्य में अब एक बजट ही पेश किया जा रहा है। और ये कब से पेश किया जा रहा है, इसकी तिथि आप अपडेट स्वयं कर सकते हैं किसी अन्य माध्यम से। संसद की शक्तियों पर प्रतिबंध। यहाँ पर संसद की शक्तियों पर प्रतिबंध से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जिसमें यद्यपि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च संस्था है, फिर भी वह ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है। उसकी शक्तियों की सीमाएं कुछ आगे दी गई हैं, जैसे साधारणतया संसद राज्यसूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती है, ये अनुच्छेद 246 में दिया गया है। और संसद द्वारा पारित समस्त विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं, ये अनुच्छेद 111 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति पारित विधेयकों को एक बार संसद को पुनर्विचार रिवीजन करने के लिए लौटा सकता है।
अगला बिंदु है संविधान के संघीय स्वरूप से संबंधित कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए संसद की स्वीकृति के अलावा कम से कम आधे राज्यों की के विधानमंडलों की स्वीकृति भी लेनी होती है। यह अनुच्छेद 368 2 खंड 2 में दिया गया है। अगला बिंदु है संसद द्वारा पारित उन कानूनों को जो संविधान के विरुद्ध हैं, सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के अंतर्गत अवैध घोषित कर सकता है। अगला फैक्ट है भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों के संबंध में यानी एक्सपेंसेस के संबंध में संसद को वाद विवाद करने का अधिकार तो है, परंतु उन पर मतदान कराने का अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 113 में वर्णित है। अगला फैक्ट है नागरिकों के मौलिक अधिकार भी संसद की शक्तियों को सीमित करते हैं। ये अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों में दिया गया है। अगला फैक्ट है बजट में अनुमानित व्यय को किन दो पृथक मदों में दिखाया जाता है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पहली मद हो गई और दूसरी मद है भारत की संचित निधि से खर्च के लिए आवेदित अन्य मदें। ये बजट में अनुमानित व्यय को अलग अलग दो मदों में दिखाया जाता है निम्न प्रकार से। अगला फैक्ट है भारत की संचित निधि पर भारित मदों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो यह अनुच्छेद 112 के खंड 3 के तहत किया गया है। भारित मदों का उल्लेख भारत की संचित निधि पर किया गया है। भारित मदों का उल्लेख अनुच्छेद 112 के खंड 3 में। संसद के किसी सत्र के स्थगन से क्या अभिप्राय है। तो ये सदन की बैठक का कुछ समय के लिए निलंबन सत्र का स्थगन कहलाता है, वह सत्र का अंत नहीं है। ये संसद के किसी सत्र के स्थगन से आशयित है, अभिप्राय है इसका। अगला फैक्ट है क्या आप जानते हैं से संबंधित भारत में सर्वप्रथम 18 फरवरी 1860 को बजट प्रस्तुत करने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कार्यरत वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन को है। इसीलिए विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये। अगला फैक्ट है भारतीयों की बजट परंपरा की जड़ें 1944 में निर्मित बम्बई प्लान से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। इस प्लान की रचना जॉन मथाई, जी.डी. बिड़ला और जे.आर.डी. टाटा ने की थी। ये भी इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। अगला तथ्य है स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक की 7.5 माह की अवधि के लिए था। अर्थात यह एक प्रकार का अंतरिम बजट था जो कुछ समयावधि के लिए लाया गया था और वो समयावधि ये ऊपर दी ही गई है, लगभग 7 माह, 7.5 माह। अगला तथ्य है जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का या स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ। अगला बिंदु है गैर हिंदी भाषी होने के बावजूद सी.डी. देशमुख ने वित्त मंत्री रहते हुए 1955-56 के सेशन में बजट पेश करने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लिया था कि बजट के सभी दस्तावेज हिंदी में भी छपें। इससे पहले ये सिर्फ अंग्रेजी में ही छापे जाते थे। तो यहाँ पे ये तिथि जो 1955-56 दी गई है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये किसने कहा था। तो ये सी.डी. देशमुख जी ने कहा था, जो कि एक गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे। देश में 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो वित्त मंत्री पद पर भी काम कर चुके हैं। तो वो कौन कौन से हैं। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह। अगला तथ्य है जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958 व 59 का बजट पेश किया और उस बजट को पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि अगले साल से बजट 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा।
अगला फैक्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए। हेमवती नंदन बहुगुणा और केसी नियोगी वित्त मंत्री रहने के बावजूद भी एक बार भी बजट पेश नहीं कर पाए। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की थी। अगला तथ्य है, भारत में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग सर विलियम आकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट की संस्तुतियों पर 1924 किया गया था। अगला फैक्ट है, संसद का सत्रावसान कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान से क्या तात्पर्य है? किसी चालू सत्र की समाप्ति या अंत को सत्रावसान कहा जाता है। अगला तथ्य है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। और किन पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति संसद के चारों अधिकारी यथा जैसे लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और इनके भत्ते भी दिए जाते हैं इसी संचित निधि से। और इसके अंतर्गत कुछ और लोग भी हैं, जिसमें उपसभापति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो वेतन और भत्ते की व्यवस्था भारत की संचित निधि से ही की जाती है। अगला फैक्ट है, किसकी सिफारिश पर अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत की जाती हैं? तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत की जाती हैं। संचित निधि स्थापित करने के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 266 के तहत दिया गया है। अगला फैक्ट है, संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? तो ये है विनियोग विधेयक। अगला है, तारांकित प्रश्न किसे कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर प्रश्नकर्ता सदन में तत्काल मौखिक रूप से चाहता है, ओरल रूप में चाहता है, तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगला तथ्य है, तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों को पूछने के लिए कितने दिन पहले इसकी सूचना सदन को दी जानी चाहिए? तो ये 10 दिन पहले इसकी सूचना सदन को दे दी जानी चाहिए। अगला फैक्ट है, तारांकित प्रश्नों के दिए गए उत्तरों से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को कौन सा प्रश्न कहते हैं? तो ये कहते हैं पूरक प्रश्न। अगला फैक्ट है, लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा के लिए कौन कौन से दिन नियत किए गए हैं? तो ये सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को आधे घंटे की चर्चा के लिए नियत किया गया है। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को। अगला फैक्ट है, प्रश्नकाल की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? ये इंग्लैंड में शुरू हुई 1721 ईस्वी में। प्रश्नकाल की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? ये इंग्लैंड में 1721 ईस्वी में शुरू हुई थी। ब्रिटिश कालीन किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम संसदीय प्रश्न पूछने का प्रावधान था? तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार था। अगला फैक्ट है, कौन सा प्रस्ताव संसद की कार्यवाही तुरंत रोककर किसी विशेष मामले पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है? तो ये है कार्य स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। अगला फैक्ट है, स्थगन प्रस्ताव कम से कम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? तो ये कम से कम 50 सदस्यों द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसमें लोक महत्व के किसी आवश्यक विषय की ओर किस मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? तो ये होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अगला फैक्ट है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो ये किया है कार्य स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित कर दिया है। अगला फैक्ट,
संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है? तो वो अपने देश भारत की देन है। कौन सी प्रणाली? संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये संविधान में शून्यकाल वर्णित नहीं किया गया है, किंतु ये भारत में अपने सांसदों के द्वारा बनाया गया एक प्रकार का शब्द है, जो कि संसदीय प्रणाली में शून्यकाल संज्ञा भारत की ही देन है। अगला तथ्य है प्रश्नोत्तर सत्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शून्यकाल को। और लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? तो ये 1 घंटा हो सकती है। किसकी अवधि? शून्यकाल की 1 घंटा। अगला तथ्य सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिए किसी मंत्री या शासन के विरुद्ध कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो ये रखा जाता है निंदा प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव किसे कहते हैं? बजट की मांगों में कटौती करने के लिए रखे गए प्रस्ताव को ही कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। खर्च की किसी विशेष मांग से जुड़ी नीति से असहमति व्यक्त करने के लिए कौन सा कटौती प्रस्ताव रखा जाता है? तो ये नीतिगत कटौती प्रस्ताव संसद में रखा जाता है। खर्च में कमी लाने के लिए कौन सा कटौती प्रस्ताव लाया जाता है? तो ये अर्थगत कटौती प्रस्ताव के संबंध में लाया जाता है। अगला है अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने का क्या परिणाम होता है? तो ये मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। यहाँ ऊपर ये जो फैक्ट दिया गया है, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने का क्या परिणाम होता है? तो इसका परिणाम होता है कि मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव कब तथा किसके विरुद्ध पेश किया गया था? तो ये 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पारित किया गया था या प्रस्ताव लाया गया था। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका कोई प्रभाव सरकार के मंत्रिमंडल पर या प्रधानमंत्री पर नहीं पड़ता है। परीक्षोपयोगी तथ्य कुछ और हैं आपके लिए। संसद के दोनों सदनों में बैठक के शुरू होने में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं, जिसे कौन सा काल कहा जाता है? तो ये प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्नों के सदन में मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला फैक्ट है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, जो कि 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे इस नाम से जाना जाता है, शून्यकाल। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की ही देन है। अगला फैक्ट है संसद में बजट 2 भागों में पेश किया जाता है, रेल बजट और सामान्य बजट। लेकिन वर्तमान में ये बदल दिया गया है, अब केवल ऐसे ही सामान्य बजट पेश किया जाता है। रेल बजट को समाप्त करके एक ही में समाहित कर दिया गया है। रेल बजट रेल मंत्री द्वारा तथा सामान्य बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। ध्यातव्य है कि भारत में सामान्य बजट को रेल बजट से 1924 में अलग किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार में ये बदल दिया गया है पुनः। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, नीति निरनुमोदित कटौती, मितव्ययिता कटौती तथा सांकेतिक कटौती। यदि लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगला फैक्ट है अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम 1963 में आचार्य कृपलानी यानी JB कृपलानी द्वारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। किसके द्वारा? आचार्य JB कृपलानी के द्वारा। अगला तथ्य है सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव 1979 में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा लाया गया था। कब? 1979 में। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण करने पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए लाया जाता है। अगला फैक्ट है लेखानुदान का अनुच्छेद 116 के तहत विशेष प्रावधान किया गया है
जिसके द्वारा लोकसभा को शक्ति दी गई है कि वह बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वित्त वर्ष के एक भाग के लिए पेशगी अनुदान दे सकती है। साधारणतया समूचे वर्ष के लिए अनुमानित व्यय के 1/6वें भाग के बराबर 2 माह के लिए राशि का लेखानुदान किया जाता है। संसदीय समितियों के विषय में हम देखेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी हैं कुछ महत्वपूर्ण जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो पहला है स्थायी समितियां, इसके अंतर्गत है वित्तीय समितियां जिसमें प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति को रखा गया है। दूसरा है विभागीय समितियां, वर्तमान में ये कुल 24 हैं। और तीसरी है जांच समितियां, इसमें 2 बिंदु हैं, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति। और चौथी समिति है सदन की समितियां, जिसमें नियम समिति, सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समिति और कार्य मंत्रणा समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति। और अंतिम ये है छानबीन समितियां, तो इसमें सरकारी आश्वासन समिति, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान या प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति और पत्रों संबंधी समिति। और ये है सेवा समितियां, इसके अंतर्गत आवास समिति, वेतन भत्ता समिति, ग्रंथालय समिति, सामान्य प्रयोजन समिति को रखा गया है। अगला है अस्थायी समितियां, इसमें प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति, किसी विशिष्ट मामले की जांच करने संबंधी समिति को रखा गया है। अगले फैक्ट हैं कि किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। तो ये है प्राक्कलन समिति, महत्वपूर्ण है ये। प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? ये 1950 में गठित की गई थी। अगला है कि बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया जाता है? तो ये प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। वह कौन सी समिति है जिसका गठन बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद किया जाता है? तो ये प्राक्कलन समिति होती है। अगला फैक्ट है प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कितने सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। अगला फैक्ट है किस समिति को अनुमान करने वाली वित्तीय समिति कहा जाता है? तो ये प्राक्कलन समिति कहा जाता है। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं? तो ये प्राक्कलन समिति में इसके सदस्य राज्यसभा के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं। इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्यों को शामिल किया जाता है। किसमें? प्राक्कलन समिति में। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो वो होती है पैक, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। ये प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कही जाती है, लोक लेखा समिति। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा से 15 सदस्य तथा राज्यसभा से 7 सदस्य इसमें चुने जाते हैं या इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 15 7 22 हो जाएंगे लोक लेखा समिति में। अगला फैक्ट है संसद के किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है? तो इसमें लोक लेखा समिति को बनाया जाता है। संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन है? तो ये लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करता है। किसकी? लोक लेखा समिति की। सरकारी खर्चों से संबद्ध नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच किस समिति द्वारा की जाती है? तो ये लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। विश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में लाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान को दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 87 के अंतर्गत इसमें वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कब कब होता है? तो ये लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में शुरू होता है अभिभाषण। इसका? राष्ट्रपति का।
अगला फैक्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। और आम व्ययों के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को संसद के समक्ष उजागर करने का कार्य कौन सी समिति करती है? तो ये लोक लेखा समिति ही करती है। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का कार्य किन समितियों द्वारा किया जाता है? तो ये वित्तीय समितियों यथा प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति व लोक उपक्रम समिति के द्वारा, इन तीनों समितियों के द्वारा किया जाता है। अगला फैक्ट है लोक उपक्रम समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? ये 1 मई 1964 को किया गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर के प्रयास से किस समिति का गठन 1964 ईस्वी में किया गया था? ये सरकारी उपक्रम समिति को। अगला फैक्ट है लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट सदस्य संख्या है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगला तथ्य है लोक उपक्रम समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को कौन इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है? तो इसमें लोकसभा का अध्यक्ष इसमें नियुक्त करता है। इसका अध्यक्ष किस समिति द्वारा सरकारी उपक्रमों में मितव्ययिता लाने, उसके संगठन, प्रबंधन तथा उत्पादन में सुधार करने और उसका समुन्नतीकरण करने के बारे में सुझाव दिया जाता है? तो ये है लोक उपक्रम समिति द्वारा। संसदीय समितियों का गठन किस नियम के तहत किया जाता है? तो ये है संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के तहत। वर्तमान काल में समिति प्रणाली का विकास किस अधिनियम के तहत हुआ? तो ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जो कि 1919 में आया था, के तहत किया जाता है। अगला फैक्ट है संसद की वित्तीय समितियों में कौन कौन है? तो इसमें प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति यानी सरकारी उपक्रम समिति को शामिल किया जाता है। संसद की स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये है प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है? तो ये लोकसभा में किया जाता है। अगला फैक्ट है सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए नियमों की सिफारिश कौन सी संसदीय समिति करती है? तो ये करती है प्राक्कलन समिति। अगला फैक्ट है विभिन्न विभागों, मंत्रालयों की बजट मांगों, वार्षिक रिपोर्टों, विधेयकों तथा दीर्घकालिक नीतियों पर विचार के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो ये विभागीय विषयगत समितियों का गठन किया गया है। संसद की जांच समितियां कौन कौन हैं? तो ये विशेषाधिकार समिति तथा याचिका समिति, इसमें जांच समितियां हैं। संसद अथवा उसके सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन के मामलों की जांच किस समिति द्वारा की जाती है? तो ये विशेषाधिकार समिति द्वारा की जाती है। अगला फैक्ट है नियम समिति संसद के किस सदन में गठित की जाती है? तो ये दोनों सदनों में गठित की जाती है। कौन सी समिति? नियम समिति। लोकसभा की नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की नियम समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो होती है 10। अगला फैक्ट है लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। अगला फैक्ट है विभागीय विषयगत समितियों की स्थापना की सिफारिश किसने तथा कब की थी? तो ये की थी नियम समिति ने 1989 में। नियम समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम किन 3 विभागीय समितियों की स्थापना की गई है? तो इसमें कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति को सम्मिलित किया गया है, स्थापित किया गया है। अगला तथ्य है नियम समिति के 1991 की सिफारिश के फलस्वरूप कुल कितनी विभागीय विषयगत समितियों की स्थापना की गई है? तो इसमें कुल 17 समितियों की स्थापना की गई है। नई समिति प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1993 में प्रारंभ की गई। विभागीय समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कब की गई? तो ये सन 2004 में की गई थी। अगला फैक्ट है लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है तथा उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं।
कार्य मंत्रणा समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है? तो ये दोनों सदनों में किया जाता है। अगला है, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 11 सदस्य होते हैं। अगला है कि कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये यथास्थिति जैसा उस समय संभव हो वो उपस्थित हो, सांसद, अध्यक्ष या सभापति में से कोई भी हो सकता है। अगला तथ्य है, संसद के विधायी तथा अन्य कार्यों को करने के लिए समय का निर्धारण किस समिति द्वारा किया जाता है? तो ये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाता है। सरकारी आश्वासन समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों संबंधी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा से लिए जाते हैं। अगला फैक्ट है, अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। पत्रों से संबंधित समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये 1975 में किया गया था। कौन कौन सी समितियां सेवा समितियां हैं? तो इसमें वेतन भत्ता समिति, आवास समिति, ग्रंथालय समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते किस अधिनियम के तहत नियत किया जाता है? तो इसमें संसद सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम 1954 के तहत नियत किया जाता है। अगला फैक्ट है, वेतन भत्ता समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1954 में किया गया था। संसद सदस्यों के भोजन, आवास, चिकित्सा आदि मामलों को देखने के लिए किस समिति का गठन संसद के सदनों में किया जाता है? तो ये आवास समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। किसी विशिष्ट मामले की जांच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए समिति का गठन सर्वप्रथम किस मामले में किया गया था? तो ये था मुदगल समिति के मामले में। मुदगल के मामले में सन 1951 में, मुदगल के मामले में। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे PC चाको। इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। अब एक और तथ्य है, क्या आप जानते हैं? अंतिम तथ्य है ये आपके लिए। भारतीय संविधान में धन विधेयक से संबंधित उपबंध ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पार्लियामेंट एक्ट 1911 तथा पार्लियामेंट एक्ट 1949 पर आधारित है। उपरोक्त तथ्य हमने पार्ट 6 से संबंधित लिया है और मेरा चैनल है KDGS पॉइंट। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है KDGS पॉइंट और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।